वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। आज 29 जुलाई 2020 है। मैं हूं प्रशांत मावानी। दिन की शुरुआत करना चाहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट के साथ। विनिंग इज हैबिट, अनफॉर्चुनेटली सो इज लूजिंग। जीतना एक आदत है। आदत का मतलब क्या है? आदत का मतलब यह है कि वे सारी चीज़ें जो आप ऑटोमेटिकली करते हैं। आप किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिकली आप कैसे कर पाएंगे? जब उस चीज़ को बार बार आप करेंगे, राइट, एवरी सिंगल डे। जब भी जो भी कोई चीज़ आप करेंगे वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाएगी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो जीतना भी इसी प्रकार से हैबिट बन सकती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर आपकी विक्ट्री होने लगे, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपका जीवन जो है वो एक पूरा बोर्ड जो है उसमें आपको ज़्यादातर विक्ट्रीज ही नज़र आएगी। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स। 31 जुलाई तक ईएमआई ऑफर भी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर से डाउनलोड कर पाएंगे। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं RIC के बारे में। ये द हिंदू न्यूज़पेपर, आज के जितने भी आर्टिकल्स हैं ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं। दूसरे सोर्सेस में से आज आर्टिकल नहीं है। रिक के बारे में बात करेंगे, या फिर आप इसको RIC भी कह सकते हैं। RIC में R स्टैंड्स फॉर रशिया, I स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड C स्टैंड्स फॉर चाइना। अब 23 जून को RIC की एक वर्चुअल मीटिंग हुई। देखिए, एक तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर इंडिया वर्सेस चाइना का माहौल था, और दूसरी तरफ भारत ने एक मैच्योरिटी दिखाई और भारत ने इस मीटिंग में पार्ट लिया। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं S जयशंकर साहब, उन्होंने भारत का एक स्टैंड भी बताया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। चाइना के जो मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट आप यहाँ पर पढ़िए। आयरनी देखिए, उन्होंने ये बताया है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज व्हाट ही सेड। उन्होंने ये बताया कि ऐसी बुलिंग प्रैक्टिसेस यानी कि किसी को ऐसे ही परेशान करना जो है वो नहीं करना चाहिए। पावर पॉलिटिक्स जो है उसको चाइना रिजेक्ट करता है, और इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, इंटरनेशनल जो रूल है उसको फॉलो करना, उसको सपोर्ट करना जो है ये इम्पोर्टेंट है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें, मुझे तो मैं हैरान हो गया कि चाइना को इन सारी चीज़ों के बारे में पता भी है। ऑफ कोर्स उनको पता है, लेकिन फॉलो करना ना करना जो है वो चॉइस होती है। मीन्स एक देश जैसे कि भारत जो है वो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिस्पेक्ट करने वाला देश है, फॉलो करने वाला देश है। लेकिन चाइना के बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी। फॉर एग्जांपल, साउथ चाइना सी की बात करें तो UNCLOS, जिसको उनक्लोज भी कहते हैं, और इसके ऊपर जो एक 2016 में एक आदेश आया था कि चाइना का जो ये क्लेम है 9 डैश लाइन का, ये 9 डैश लाइन का जो आपका एक दावा है, क्लेम है, तो इसको रिजेक्ट किया था। लेकिन चाइना ने उस टाइम पर क्या, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिस्पेक्ट किया, फॉलो किया। चाइना ने ये बताया कि ये जो आदेश है, ये जो जजमेंट है, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो इट्स एन आयरनी कि एक तरफ चाइना जो बातें करता है और जो अपना काम करता है, राइट, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहना कुछ और करना कुछ और, ये चाइना की एक प्रकार से आप कह सकते हैं फितरत है। सर्गे लेवरोव, ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ही क्रिटिसाइज्ड यूनिलैटरल कोर्सिव मेजर्स टू सेटल स्कोर्स विद जियोपॉलिटिकल राइवल्स एंड टॉपल रेजीम्स। उन्होंने ये बताया कि किसी भी दूसरे देश की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना, उनको बदल देना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। और अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपना जो एक कहते हैं वेंजेंस के लिए, जो जियोपॉलिटिकल राइवल्स के साथ झगड़ा करना, ये सारी चीज़ों के बारे में रशिया ने बेसिकली एक बात बताई है, अपना स्टैंड रखा है। S जयशंकर साहब यानी कि भारत ने यह स्टैंड रखा है कि फॉर ए ड्यूरेबल वर्ल्ड ऑर्डर मेजर पावर्स शुड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड रिकॉग्नाइज द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स। एक ड्यूरेबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, ये दुनिया जो है वो अच्छी तरीके से चलती रहे, इसके लिए जो खास करके मेजर पावर्स हैं उनको इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो अपने पार्टनर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है, लेजिटिमेट इंटरेस्ट जो है, उनका लीगल लेजिट इंटरेस्ट जो है, तो इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए।
अब RIC जो हैं ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे देश के लिए, इसलिए भारत ने 23 जून को इस मीटिंग वर्चुअल मीटिंग में पार्ट लिया, वरना जिस प्रकार का माहौल था ओवरऑल अगर आप देखें तो ऐसा कोई ख़ास आपको यहाँ पर एक वार्मथ जो है वो देखने को नहीं मिला इस मीटिंग में। लेकिन RIC जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो स्टार्टिंग में जो RIC के जो डायलॉग्स की जो शुरुआत हुई तो उस टाइम पर रशिया, चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप, ये ट्रायंगल जो हैं, 3 देश, I फॉर इंडिया, RIC कर देते हैं, राइट। तो रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होने लगी। और चाइना के साथ भी, चाइना के साथ हमारा वैसे 1962 में वॉर हो चुका था, तो चाइना के साथ हमारा ऐसा कोई ख़ास मीन्स ऐसा एक वार्मथ वाला रिलेशनशिप नहीं था। जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपके बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप अच्छे, झगड़े नहीं हो रहे, लेकिन आप एक दूसरे को पार्टी में नहीं बुला रहे हैं, आप एक दूसरे के फैमिली के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, काम अच्छी तरीके से चल रहा है, काम जब मिलकर कर रहे हैं तो अच्छा चल रहा है। तो ऐसा रिलेशनशिप था चाइना और इंडिया के बीच में। रशिया और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप जो है ये प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लेवल पर था। बहुत टाइम उन्होंने हमारी मदद की है, हमने भी उनकी मदद की है, तो एक वार्मथ आपको इस रिलेशन में नज़र आ रही थी और आ भी रही है। फिर मल्टी सेक्टरल सर्ज इन इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में भी धीरे धीरे हमें अलग अलग लेवल के ऊपर, अलग अलग सेक्टर में हमें काफ़ी एक वार्मथ देखने को मिली। फिर ये तीनों देश जो हैं ये यूनिपोलर एक वर्ल्ड जो था जिसमें USA ही अकेला एक सबसे ताकतवर देश था, और इस पूरे ट्रांजिशन, ये पूरा एक आप देखेंगे कि कोल्ड वॉर के बाद 1991 में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद USA अकेला सबसे शक्तिशाली देश जो हैं वो रह गया। लेकिन फिर धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि सिर्फ एक देश का पूरी दुनिया के ऊपर राज ना हो, डेमोक्रेटिक तरीके से दुनिया चले, तो ऐसा ट्रांजिशन होने लगा। और इसमें RIC जो है वो एक स्टैंड रख रहा था कि हाँ, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये मल्टीपोलर होना चाहिए, किसी एक देश के हाथ में पूरी दुनिया की कमान नहीं होनी चाहिए। और RIC जो हैं वो अपने आप में एक अलग था। इट वाज नॉन वेस्ट रादर देन एंटी वेस्ट। ऐसा नहीं था कि ये USA और वेस्टर्न वर्ल्ड का विरोध कर रहा था, ये नॉन वेस्ट था, अपना खुद का एक स्वभाव, कैरेक्टर लेकर ये ग्रुप चल रहा था। इसी टाइम में आप देखेंगे कि इंडिया और USA के रिलेशनशिप भी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, राइट, 2000 से लेकर 2010 का टाइम अगर आप देखें तो इंडिया और USA के रिलेशनशिप काफ़ी इम्प्रूव होने लगे, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ हुई तो वो हुई सिविल न्यूक्लियर डील, क्योंकि जब से हमने पोखरण ट्राई किया तो उसके बाद हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, और बहुत एक लंबे टाइम से दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में काफ़ी सारी डिस्कशन हुई, और फाइनली 2008 में भारत और USA के बीच में साइन हुई एक सिविल न्यूक्लियर डील। ये एक बहुत ही लैंडमार्क डील मानी जाती है। कभी वक्त मिला तो डेफिनेटली इसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे स्टडी IQ की चैनल के ऊपर आपको इसके साथ जुड़े हुए वीडियोस डेफिनेटली मिल जाएंगे। डिफेंस रिलेशनशिप भी काफ़ी इम्प्रूव होने लगे। एक लंबे टाइम से भारत जो है वो सिर्फ रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था, टोटल डिपेंडेंस था हमारा रशिया के ऊपर, और भारत चाहता था कि मिलिट्री एक्विजिशन में हम थोड़े डाइवर्सिफाई हो जाए, सिर्फ एक देश से नहीं लेकिन बहुत सारे हमारे सप्लायर होने चाहिए। तो USA के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव होने लगे, और चाइना जिस प्रकार से धीरे धीरे ताकतवर बनता जा रहा था तो USA भी चाहता था कि इस रीजन में, एशिया में कोई ऐसा देश हो, एक डेमोक्रेटिक देश हो जिसके साथ USA की पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत हो। वैसे साउथ कोरिया, जापान, इन सारे देशों के साथ USA की ऑलरेडी पार्टनरशिप थी ही, लेकिन अब भारत जो है वो USA के लिए धीरे धीरे इम्पोर्टेंट होने लगा। इसी टाइम में अगर आप देखेंगे तो चाइना क्या कर रहा था, चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च कर दिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीर है CPEC की, चाइना पाकिस्तान, कई बार इसको पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, लेकिन फेमसली इट इज़ नोन एज CPEC। अब आप देखिए कि ये है कश्गार और ये है ग्वादर, ये पूरा पाकिस्तान है। और प्रॉब्लम यह है कि भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि आपने एक रास्ता जो है वो भारत की टेरिटरी में से निकाला है, तो क्लियर वायोलेशन किया, भारत के विश्वास को तोड़ा। इसी के साथ भारत के जो रिलेशनशिप दूसरे देशों के साथ है, जैसे कि अफ़गानिस्तान,
फिर ईरान, फिर बांग्लादेश हैं, नेपाल हैं, भूटान हैं, श्रीलंका, मालदीव्स। तो ये सारे देशों में पेनिट्रेट करने लगा, सारे देशों में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने लगा चाइना, और मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेजेंस भी इंडियन ओशियन में चाइना का इम्प्रूव होने लगा, इंक्रीज होने लगा। इसी टाइम पर आप थोड़े टाइम के बाद आपको देखने को मिलता है 2014 में, टू बी प्रिसाइज, यूएसए और रशिया के रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब हो गया, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया वाला पोर्शन जो है उसको एनेक्स कर लिया। ये रहा यूक्रेन, राइट, ये यूरोप है, एज यू कैन सी, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया, मालडोवा, और ये है यूक्रेन, ये है रशिया। तो ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज़ क्रीमिया। तो ये क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का था, और रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया। अगेन इसके पीछे भी एक स्टोरी है, लेकिन फॉर टाइम बिंग आप जस्ट ये याद रखिए कि 2014 में रशिया ने इस क्रीमिया वाले पोर्शन को अपना बता दिया, अपना डिक्लेयर कर लिया और पूरा कंट्रोल ले लिया। तब से यूएसए और रशिया के रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो गए, और ज़्यादा ख़राब हो गए, और एक पूरा कैंपेन चलने लगा कि रशिया को आइसोलेट करें। तो इस आइसोलेट करने के चक्कर में ये हुआ कि रशिया और चाइना जो हैं वो दोनों बहुत ही गहरे दोस्त बन गए। अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो RIC भी इम्पोर्टेंट हैं, और भारत, रशिया और चाइना SCO के, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी हैं। ये SCO जो हैं, इसमें दूसरे सेंट्रल एशियन देश हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक रशिया चाइना डियोपोली चलती है इस SCO में, कि जो पॉलिटिको और सिक्योरिटी इश्यू हैं वो उसको रशिया संभालेगा, जो इकोनॉमिकल इश्यू हैं वो चाइना संभालेगा। तो इस प्रकार से एक डियोपोली चल रही है इसमें। और भारत के लिए ये SCO RIC इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया ईरान रशिया प्रोजेक्ट है, जिसको कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। इसको मैंने कहा था कि इसको कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। तो इस INSTC के लिए ये वाला जो एक प्रोजेक्ट है वो ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए ये ग्रुप भी SCO भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इसमें से जो सेंट्रल एशिया के देश हैं उसमें से ये रोड्स कनेक्ट होते हैं। तो चाइना के साथ जो भी हमारे इश्यू है उसको हमें बायलैटरली और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर इंडो पैसिफिक इश्यू की बात करें तो ये है इंडियन ओशियन, ये है पैसिफिक ओशियन। तो इंडो पैसिफिक ओशियन जो है वो इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। अब चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव को इस प्रकार से देख रहा है कि यूएसए पूरी एक टीम बना रहा है चाइना को कंट्रोल करने के लिए। रशिया जो है वो इंडो पैसिफिक को इस प्रकार से देखता है कि इंडिया और जापान और दूसरे देशों की मदद लेकर यूएसए जो है वो ये इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रोल करना चाहता है पूरा रीजन, और कहीं ना कहीं रशिया का इसमें नुकसान होगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों देश जो हैं वो इसको देख रहे हैं। ऑफ कोर्स वो देखेंगे भी। चाइना की बात करें तो चाइना को कंट्रोल करना जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन रशिया के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है उसको हम और ज़्यादा मैच्योर और नर्चर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए हमें। ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन की बात करें तो एक चीज़ हमें देखनी है कि एक चीज़ हमें याद रखनी है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हम आउटसोर्स नहीं कर सकते। जितने देशों ने ये गलती की है आउटसोर्स करने की, यानी कि आपने ब्रिटिश टाइम पर क्या हुआ था, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो राजा महाराजा थे तो ब्रिटेन के लोग उनके पास जाते थे और कहते थे कि हम आपको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी जो है वो आप हमें दे दीजिए। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने उसी राज्य को हड़प लिया। सेम थिंग हैपन्स विद दिस। आज के ज़माने में भी यही होता है कि अगर आप यूएसए और दूसरे देशों को बताएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम फिर आंखें बंद करके उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर आइए, मिलिट्री बेस बनाइए, चाइना के साथ चाइना को कंट्रोल कीजिए। फिर उसके बाद यूएसए धीरे धीरे करके उनको पता चल जाएगा कि आप वीक हैं, आपने प्रूव कर दिया उनको यहाँ पर बुलाकर। फिर क्या होगा, फिर वो जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, और सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, 20-30 सालों तक वो यहाँ पर रहेंगे। फिर आप उनको ऐसा नहीं कह सकते कि आप चले जाइए। इराक में क्या हुआ, इराक में से क्या उनको इजीली निकाला जा सकता है? वो जब चाहेंगे तब वो निकल जाएंगे, लेकिन आप अगर उनको कहेंगे कि आप निकल जाइए तो ऐसा नहीं होगा। तो बहुत ही सोच समझकर नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको इम्प्रूव करना, इसको और ज़्यादा रोबस्ट बनाना जो है वो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, वेपन्स खरीदना, मदद लेना, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन कंप्लीटली इसको आउटसोर्स नहीं किया जा सकता।
डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस लेक्चर को यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड, यू आर सिंसियर। तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी आप शेयर करें। अगर आज का वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर बात करते हैं जीएसटी के बारे में। देखिए, कोविड-19 की वजह से आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सरकार की सिचुएशन क्या हो गई है। देखिए, लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, एक जो आपकी इनकमिंग मनी है, आपकी इनकम जो है वो ड्रॉप हो गई, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए। तो ऑलरेडी टफ सिचुएशन चल रही थी इकोनॉमी की, और अब और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी का जो कलेक्शन होता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये जीएसटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 2020 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के 4 महीने ऑलरेडी चले गए। हम टॉकिंग अबाउट F5 फाइनेंशियल ईयर, जिसकी शुरुआत होती है अप्रैल, फिर मई, जून और जुलाई। तो ये 4 महीने जो हैं वो बीत गए हैं, और फाइनली जो लास्ट ईयर का कॉम्पनसेशन जो देना था वो पैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये एक एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। एक राइट टाइम पर उनको पैसे मिल गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इनकमिंग इज़ डाउन, आउटगोइंग इज़ हाई। तो ऐसी सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे स्टेट्स की है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 एंड लॉकडाउन। और वैसे भी इकोनॉमी जो है वो इतना कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। जीएसटी के बारे में ये चीज़ आपको पता होगी, क्योंकि जीएसटी कोई नया कानून तो है नहीं। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। तो लगभग 4 साल इसके ख़त्म हो चुके हैं, 3 साल ख़त्म हो गए। तो जीएसटी जो है उसके बारे में ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब जीएसटी को लॉन्च किया गया था उस टाइम पर यह गारंटी दी गई थी कि पहले 5 सालों तक, राइट, 2017 से लेकर 2022 तक कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, गारंटीड कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि पहले जीएसटी से पहले अगर एक स्टेट को 100 रुपये मिलते थे टैक्स कलेक्शन में, तो उनको तो ये 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन एवरी ईयर ये 14% से इसको इंक्रीज भी किया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा 100 रुपये, उसके बाद आपको मिलेंगे 114, फिर इसका 14% निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से एडिशन होता रहेगा 5 सालों के लिए। बेस ईयर रखा था 2015-16, लेकिन क्या कॉम्पनसेशन जो है वो टाइम पर मिल रहा है? द आंसर इज़ नो। कॉम्पनसेशन सेस जो है, जो लग्जरी और सिन गुड्स हैं उसके ऊपर एक सेस लगाया जाता है। तो ये सेस जो है, इसका इस पैसों का कलेक्शन जो है वो किया जाता है, और ये पैसे जो हैं अगर शॉर्टेज हैं तो इस सेस के फंड में से पैसे जो हैं वो स्टेट को दिए जाते हैं। अब देखिए, 70,000 करोड़ रुपीज़ कॉम्पनसेशन सेस जो हैं उसमें 70,000 करोड़ रुपीज़ कम मिले थे। और एक इश्यू ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो पैसे कहाँ से निकालेंगे, इसके बारे में कोई भी लोन जो है उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो अब नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है उसमें ये बताया जा रहा है, मीन्स ये सजेशंस आ रहे हैं ऑफिशियल से कि आप बाहर से पैसे बोरो कीजिए, राइट, कहीं से लोन ले लीजिए, लेकिन पैसे जो आपको देने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट्स को, वो टाइम पर मिल जाने चाहिए। इस बार सिचुएशन और ज़्यादा टफ होगी, क्योंकि लग्जरी और सिन गुड्स की बात करें तो भी लोग कम पैसे खर्च करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ हेस्ट, कोविड-19 का जो प्रेशर है पूरी दुनिया के ऊपर, राइट, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे ड्रग कंपनी हो, बायोमेडिकल फर्म्स हो, हर एक के ऊपर इसका प्रेशर है। और डू नो हार्म जो है एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल है मेडिकल फील्ड का, कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनका नुकसान मत कीजिए, राइट। इसी प्रिंसिपल के ऊपर जनरली स्पीकिंग ये पूरी जो मेडिकल फील्ड है वो काम करती है। मीन्स ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसको हमेशा फॉलो किया जाएगा। अब सार्स CoV-2 यानी कि कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस जो है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। कोई ऐसी खास कोई पैटर्न हम डिज़ाइन मीन्स तय नहीं कर पाए हैं। अलग अलग एज ग्रुप, कई जगहों पर यंगस्टर्स की मृत्यु हो जाती है, कई जगह पर बहुत ही बूढ़े लोग जो हैं वो भी रिकवर हो जाते हैं। तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या कोविड-19 के बारे में और ज़्यादा नई नई डिटेल्स जो है वो सामने आती जा रही है। तो रेगुलेटर्स जो हैं वो भी प्रेशर में हैं कि कुछ ना कुछ डिलीवर किया जाए, राइट, कैसे भी करके इसकी दवाई निकाली जाए। और इसी प्रेशर के तहत बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्किप किया जा रहा है। आपको पता होगा फेज़ 1 होता है, फिर फेज़ 2 होता है, फेज़ 3 होता है। तो ये
ये चीज़ें जो हैं उसको स्किप किया जा रहा है, 1 2 3 एक बार में ख़त्म कर दो। या फिर ऐसा भी एक रूल अब बनाया गया है कि अगर फॉरेन में किसी दवाई को ट्राई किया गया है तो फिर यहाँ पर उसको ट्राई करने की आवश्यकता नहीं। नॉर्मल टाइम्स में इसको ट्राई किया जाता है, लेकिन अब इसको ये बताया जा रहा है कि ये ट्रायल्स को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको डायरेक्टली लॉन्च कर दीजिए। वैसे देखा जाए तो ड्रग्स और वैक्सीन डेवलपमेंट जो है वो एक स्लो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसका एक टाइम होता है। मीन्स एक टाइम आपको इसको देना पड़ता है, आप ऐसे ही कोई जल्दबाजी में इसको डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। और एक और चीज़ है, जिसने भी पहली दवाई बनाई, राइट, वो फर्स्ट ऐसी मेडिसिन जो है उसकी राह पूरी दुनिया देख रही है, या फिर ऐसा माहौल बन गया है कि पूरी दुनिया जो है वो फर्स्ट मेडिसिन, एक मेडिसिन बन गई, अगर उसने काम मीन्स अपना रिजल्ट दिया तो फिर लोग जो हैं मीन्स इसको ही प्रोड्यूस करेंगे और इसके ही पीछे सारी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि वैक्सीन्स जो हैं वो धीरे धीरे और ज़्यादा, जैसा टाइम जाता है, जैसे इसके ऊपर और ज़्यादा काम किया जाएगा तो उतनी ही ज़्यादा वो अच्छी बनती जाती है। और हेस्ट यानी कि जो एक जल्दबाजी है वो साइंस में काम नहीं करती, राइट। आपको एक जो प्रॉपर टाइम है वो तो देना ही पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना है टाइम टू टाइम, यू टू वर्क ऑन इट, और इसको और ज़्यादा रिफाइन करते जाना है। तो ये चीज़ भी ऐसा ना हो कि एक कोई दवाई मिल जाए और फिर इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान ना दे। मीटिंग चाइनाज इंटेंसिजेंस विथ एयर पावर। एक ऐसा देश चाइना, राइट, जो मीन्स एक ऐसी कुछ स्क्वायर किलोमीटर एरिया, लद्दाख और ये वाला रीजन जो है वो काफ़ी ड्राई है, रगेड है। तो ऐसे एरिया के लिए चाइना अपनी इमेज क्यों ख़राब करने पर तुला हुआ है। देखिए, चाइना का वर्ल्ड स्टेज पर आना जो है वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, पॉसिबल हुआ, राइट। अपने पैसों की ताकत से, अपनी इकोनॉमी की ताकत से चाइना जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश बन गया। अब वो मिलिटरीली भी प्रूव करना चाहता है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि चाइना के इक्विपमेंट के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाइना के मिलिट्री के पास ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, और चाइनीज सोल्जर के बारे में भी ये बताया जाता है कि वो एक बहुत ही पुअर फाइटर हैं। लेकिन चाइना जो है इकोनॉमिकली तो दुनिया को पता है चाइना कितना डीप पॉकेट यानी कि बहुत ही पैसे वाला देश बन चुका है, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाइना ने अभी भी कोई खास ऐसी चीज़ प्रूव नहीं की है। भारत की स्ट्रेटजी अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए ये वाला रीजन जो था वो इम्पोर्टेंट था। फिर धीरे धीरे जैसे वक्त गया, मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, तो 2000 के टाइम पर ये वाला रीजन इम्पोर्टेंट था, उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है वो इम्पोर्टेंट बन गया। और आज अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए ये सारे पोर्शन जो हैं, तो भारत भी इसी प्रकार से, उनके भारत का भी इंटरेस्ट जो है वो एक्सपांड होता रहा है। चाइना का भी इसी प्रकार से है। चाइना जो है धीरे धीरे पहले नज़दीकी देश, फिर अब पूरे BRI को अगर आप देखें तो ये पूरा रीजन, इनफैक्ट उन्होंने एक ये आर्टिक BRI भी निकाला है, फिर डिजिटल BRI जिसके बारे में हमने बात की, तो उनका भी एक्सपांड, उनका भी विजन और इंटरेस्ट जो है वो एक्सपांड होता गया है। आज के ज़माने में अगर आपको किसी भी देश के साथ अगर आपका युद्ध होता है फॉर एग्जांपल, राइट, तो एक ऐसी चीज़ जो आपकी हार और जीत तय करेगा, एंड दैट इज़ योर एयर पावर। अगर आपके पास एयर फोर्स अच्छी है तो इट इज़ अ गेम चेंजर। एक डर रहता है एयरफोर्स का, भले ही आपको लगे कि 3-4 फाइटर जेट्स, लेकिन ये 3-4 फाइटर जेट्स की रेंज जो है ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी एक बहुत बड़ा डैमेज फाइटर जेट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। एनीवे, हम उसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज़ है कि जब आपको प्यास लगे और उस टाइम पर आप कुआं खोदने बैठें तो आपको पता है कि क्या होगा, इज़न्ट इट। हमारे देश के साथ बार बार, और पता नहीं शायद हमारा नेचर ही कुछ ऐसा है, नेचर इन द सेंस हमारा स्वभाव अब बन चुका है एक लंबे टाइम से, कि जब भी मुसीबत आती है तभी हम उसके बारे में सोचते हैं और एक क्विक फिक्स सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। अभी रफाल की डिलीवरी होगी तो ये एक अच्छी बात है, राइट, लेकिन तेजस को डेवलप करने में 30 साल चले गए, तब क्या हमारा देश सोया हुआ था? तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं तब मुझे बहुत ही गुस्सा भी आता है कि ये जो डिसीजन मेकर्स हैं, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस पर्सोनल हैं, तो वो कई बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, ये हमें दे, लेकिन पॉलिटिक्स और ये सारे चक्कर में फिर इसको डिले किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। प्रोएक्टिव
और प्रोएक्टिवनेस, ये जो चीज़ हमारे देश के साथ अभी एलएसी में हुई है, तो पूरी दुनिया और ख़ास करके एशिया के भी बहुत सारे देश जो हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ भी देख रहे हैं कि भारत किस प्रकार से इसको हैंडल करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा फ्यूचर में। ये जो बेसबॉल बैट्स और ये नेल स्टडेड बैटन्स लेकर वो जो चाइना के सोल्जर ने हमारे ऊपर अटैक किया था, आई थिंक इट वाज ऑन 15 जून, इजंट इट। तो ये जो जो अटैक उन्होंने किया था, फ्यूचर में वो ये नहीं, फ्यूचर में वो टेजर्स और लेज़र डेजलर्स और अल्ट्रासोनिक गन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आएंगे, और वो विंटर तक की राह भी देख रहे हैं कि विंटर तक इसको ड्रैग करेंगे। विंटर के बाद हमारे लिए सिचुएशन टफ हो जाएगी, क्योंकि उनका तो उनके साइड, चाइना के साइड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है, उनके रोड्स बंद नहीं होंगे, हमारे रोड्स बंद हो जाएंगे। तो इनफ अबाउट दिस रिएक्टिवनेस। अब हमें सारी चीज़ों में प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है। फिर एक आर्टिकल है प्रोटेक्टिंग आर्टिस्ट्स एंड आर्ट्स। आर्टिस्ट्स और आर्ट्स जो है, परफॉर्मेंस आर्ट, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो इसका कोई डेटा है हमारे पास, और बहुत सारे, मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, जो बेड शीट्स और ये सारी चीज़ें बनाते हैं, बेड शीट्स और ये पिलोज, राइट, जो लोकल, मुझे पता नहीं उनका राइट वर्ड क्या है, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि ये जो बनाते हैं, राइट, पिलोज बना देते हैं, आप जैसे कहें ऐसे। तो ये जो एक लोग, एक व्यक्ति जो हैं वो हमारे घर आए थे, और फिर ऐसे ही जनरल बातचीत हुई, एंड आई वाज देयर। तो फिर एनीवे, छोटी सी एक बात बता दूं, तो वो जो व्यक्ति थे वो ये काम भी कर रहे थे, पिलोज बनाना, बेडशीट, पर्दे बनाना, ये सारा काम, और वो आर्टिस्ट भी थे। तो वो ही यूज्ड टू, वो परफॉर्म करते हैं, नॉट ही यूज्ड टू, लेकिन वो परफॉर्म करते हैं ऐसे स्टेज में और ये सारी चीज़ें। तो आज जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे कितने सारे आर्टिस्ट होंगे, कितने, अब मुझे पता नहीं वो व्यक्ति कितने टैलेंटेड हैं, लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि आर्टिस्ट जो हैं उनका अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर स्ट्रगल से ही उनकी शुरुआत होती है, और इतना स्ट्रगल, खाने पीने के उनको इश्यूज हो जाते हैं, वहाँ तक वो स्ट्रगल करते हैं, और बहुत लकी अगर कोई हो गया तो फिर वो बना मीन्स अपना जो मुकाम है वो हासिल कर लेगा, वरना फिर वो पूरा जीवन जो है वो स्ट्रगल में ही चलता जाएगा। कुछ टाइम पहले मैं हिंदी फिल्म जगत के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देख रहा था, तब मुझे पता चला कि राइटर जो हैं उनकी ऐसी पहले हालत थी कि उनको कहना पड़ता था कि प्रोड्यूसर को कि भाई माता जी बीमार हैं, कुछ पैसे दे दीजिए। उनकी कोई इज्जत ही नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, और नॉर्मल टाइम्स में भी उनका स्ट्रगल जो है वो चलता रहता है। टेकिंग द टेम्परेचर नाम का एक रिपोर्ट तैयार किया गया था, ब्रिटिश काउंसिल, फिकी और आर्ट एक्स के बारे में, एक्स ने मिलकर इसको तैयार किया, और पता चला कि क्रिएटिव सेक्टर जो है उसमें 88% जो बिजनेसेस हैं वो एमएसएमई हैं, और इस 88% में से 32% जो हैं वो काफ़ी उनका जो फर्स्ट क्वार्टर में ही 3 महीनों में ही उनका जो पूरे साल का जो नुकसान है वो 50% जितना नुकसान तो यहाँ पर हो गया। 90% जितने इवेंट्स कैंसिल हो गए। तो अब ये करेंगे क्या? एक तो इनफॉर्मल इकोनॉमी, आर्टिस्ट्स और आर्टिसंस जो हैं वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट हैं, कोई उसमें कोई ख़ास सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें हैं नहीं। और फिक्की ने जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को रिकमेंडेशंस दिया हैं, तो इन रिकमेंडेशंस को जल्द से जल्द हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए। 2017 में ये बताया गया था, मीन्स 2017 में जो अप्रूव किया गया था कि जो ग्रांट्स अप्रूव की गई थी वो आज भी रिलीज़ नहीं की गई है। फिर जो बजट हैं उनके लिए जो रखा जाता है तो इनको डाइवर्सिफाई किया जाता है, ना तो इनको आयुष्मान भारत, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई हेल्थ स्कीम का लाभ मिलता है। तो उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ मदद की जाए कि वो अपनी आर्ट जो है वो ऑनलाइन प्रोड्यूस कर सकें, ऑनलाइन डिलीवर कर सकें, तो इससे उनको ऐसे टाइम में फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली नज़रअंदाज की जाती हैं। एंड आई टेल यू कि ये ऐसा ही होगा। ये बहुत ही कोई भले इंसान होंगे जिन्होंने इस चीज़ को हमारे सामने रखा, बट आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर ऐसा कोई ख़ास सीरियसली काम किया जाएगा। अगर होगा तो भी पैच वर्क। डिफेंस को लेकर हम इतने सीरियस नहीं हैं, तो फिर आर्टिस्ट को लेकर इतने थोड़े प्रोएक्टिव होंगे, आप सोचिए।
साउथ एशियन माइग्रेंट क्राइसिस। केरला हाई कोर्ट में, ये अर्ली जुलाई की बात है जब केरला हाई कोर्ट ने एक नोटिस इश्यू की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को और बताया कि एनआरआईज जो वापस आ रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी, आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए कि जीसीसी में कितने देश, और सिर्फ 6 और 6 ऐसा लिखकर या फिर 5 जो भी हैं वो नहीं लिखना है आपको उनके नाम लिखने हैं। आप जो कोई भी ऑर्डर में लिखें, मेक श्योर आप नाम लिखें, एक एक देश का नाम। तो ऐसे करके आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्रोवाइड करना है। ये एक प्रॉपर तरीका है रिप्लाई करने का भी। द साउथ एशियन गल्फ माइग्रेशन कॉरिडोर, यानी कि साउथ एशिया से जो गल्फ रीजन में लोग माइग्रेंट होते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। सबसे बड़े मीन्स, देखिए आप गल्फ रीजन में 1.5 करोड़ जितने साउथ एशिया के लोग रहते हैं। इसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, राइट। तो ये सारे देशों के लोग जो हैं 1.5 करोड़ टोटल। तो दैट्स अ बिग नंबर, दैट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। लेकिन इनके पास ना तो कोई सेफ्टी नेट है, ना तो सोशल प्रोटेक्शन उनको मिलता है, ना कोई वेलफेयर मैकेनिज्म है, ना तो लेबर राइट्स हैं, राइट। गवर्नमेंट ने अभी एक स्वदेश, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वदेश नाम की एक स्किल मैपिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। फिर केरला ने एक ड्रीम केरला करके एक नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें भी रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी इस्तेमाल की जाए, मीन्स वापस जो आ रहे हैं माइग्रेंट लेबर्स, तो इनकी मदद कैसे की जाए, तो इसको लेकर हैं। वंदे भारत मिशन के तहत 7.88 लाख जितने एनआरआईज को भारत वापस अपने देश लेकर आया है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, कैसे इनको री इंटीग्रेट और रीसेटल करेंगे। और ओमान और सऊदी अरेबिया जैसे देशों में तो अपने जो लोकल लोग हैं उनको ना निकाला जाए, तो उसको लेकर पैसे दिए हैं कंपनीज को, लेकिन जो माइग्रेंट्स हैं उनकी कोई ख़ास ऐसी मदद नहीं होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि श्रीलंका को छोड़कर बाकी किसी भी साउथ एशियन कंट्री ने कोई ख़ास ऐसी माइग्रेशन पॉलिसी नहीं बनाई है। और महिलाओं की बात करें तो बहुत सारे ऐसे देशों में महिलाएं जो हैं वो हाउस होल्ड मेड के तौर पर काम करती है, और उनकी लाइफ सामने नहीं आती। लेकिन आप किसी को मिलेंगे, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक के साथ ऐसा है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि 24/7 की ड्यूटी होती है उनकी, 24/7 की ड्यूटी, राइट। कब सोना कब का, सारी चीज़ें एक एक उनके जो व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि वो खाना बना दिया और उसके बाद उनको आराम है, उसके बाद कुछ ना कुछ मीन्स कंसिस्टेंटली गुलामी जो है वो आज भी वहाँ पर चल रही है। लेकिन दुखद बात है कि उनकी ना तो कोई सुन रहा है, और चाहे फिर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री हो, हमारी एम्बेसी हैं वहाँ पर जो भी हैं, कॉन्सुलेट ऑफिस, एम्बेसी या फिर हाई कमीशन की ऑफिस, तो वहाँ पर भी आप जाएंगे तो ऐसी कोई ख़ास मदद आपको मिलेगी नहीं। पेपर पर और न्यूज़ में और टीवी के सामने बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ऐसी कोई ख़ास मदद इनकी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ के गरीब तबके में से वहाँ पर गए हुए हैं। सेम ट्रीटमेंट अगर आप देखें, अगर आप ये एक शेड्स जो हैं ये भी समझने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन फिर जब प्रैक्टिकलिटी आप देखेंगे, यूरोप के किसी स्वीडन में अगर कोई हमारे इंडियंस वहाँ पर एक कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, तो क्योंकि वो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब्स में काम करें, तो उनके साथ छोटी सी भी चीज़ होगी तो फिर दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गरीब लोग हैं तो फिर ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है। न्यूज़ की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये कुछ न्यूज़ हेडलाइंस हैं, मीन्स कुछ उनके टॉपिक्स हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। और ये है एक फ़ोटो, आप देखिए कि फ्रांस से नॉन स्टॉप, आई थिंक यूएई में एक हॉल्ट होगा, लेकिन फ्रांस से फिर नॉन स्टॉप ये रफाल प्लेन जो है वो भारत जल्द से जल्द पहुंचाया जा रहा है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।